हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एंड्रयू मार्वेल की लिखी गई एक नज़्म टू हिज कोय मिस्ट्रेस पढ़ेंगे। यह नज़्म 1681 में पब्लिश हुई थी और इसमें कुल 46 लाइन्स हैं। इस नज़्म में शायर एक औरत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है और उस औरत को कायल करने की कोशिश कर रहा है। शायर उस औरत के हुस्न की भी तारीफ़ करता है। चलिए नज़्म शुरू करते हैं। टाइटल है टू हिज कोय मिस्ट्रेस। कोय का मतलब है शर्मीला या नखरेबाज, यानी जो बहुत जल्दी किसी के इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए, या आसान अल्फाज में कहें तो जिसको आसानी से ना पटाया जा सके। और मिस्ट्रेस औरत को कहते हैं या घर वाली को भी कहते हैं। तो टाइटल हुआ उसकी शर्मीली औरत से या अपनी शर्मीली औरत से। Had we but walled enough in time, this coyness lady were no crime. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त होता तो लेडी ये शर्मीलापन या नखरेबाजी कोई जुर्म ना होता। शायर किसी औरत से मुखातिब है। वो औरत से कहता है कि अगर उनके पास लामहदूद वक्त होता तो जो नखरे वो औरत दिखा रही है उसमें कोई हर्ज ना होता। इससे हमें मालूम होता है कि शायर किस कदर उस औरत के इश्क में मुब्तला है और उसे उस औरत के नखरे भी अच्छे लगते हैं। We should sit and think which way to walk and pass our long love's day. Thou by the Indian Ganges side shouldst rubies find, I by the tide of Humber would complain. हम कहीं बैठकर सोचते हैं और मंसूबा बनाते हैं कि कैसे हमने अपनी मोहब्बत को आगे बढ़ाना है। तुम दरियाए गंगा के किनारे बैठकर याकूत के पत्थर तलाश करती रहो और मैं हम्बर दरिया के किनारे बैठकर अपनी मोहब्बत की गीत गाऊंगा या शिकायत करूंगा। कंप्लेन से मुराद यहाँ पर लव सॉन्ग है, यानी नगमे गाएगा। हम इसको शिकायत के सेंस में भी ले सकते हैं। शायर कहता है कि उन्हें आराम से बैठकर ये सोचना चाहिए कि उन्हें एक साथ कहाँ घूमना चाहिए, किधर जाना चाहिए, और अपनी जो मोहब्बत है, लॉन्ग लव्स डे है, अपनी जो लंबी मोहब्बत है उसको कैसे गुजारना है। शायर उस औरत से कहती है कि वो दरियाए गंगा जो कि इंडिया में है उसके किनारे बैठकर याकूत के पत्थर तलाश करे और वो ख़ुद दरियाए हम्बर जो कि कनाडा में है उसके किनारे बैठकर नगमे गाए, गीत गाए। शायर को इस दूरी से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो उन दोनों के दरमियान है, यानी कि दरियाए गंगा इंडिया में है और हम्बर दरिया कनाडा में है, जो दोनों बहुत दूर हैं। यानी औरत इंडिया में और वो ख़ुद कनाडा में है, तो इस दूरी से भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. इन लाइनों में एल्यूजन है। अव्वल तो हज़रत नूह के तूफ़ान का ज़िक्र है जिसका तज़किरा बाइबल में भी है और कुरान में भी है, लेकिन यहाँ पर एक बिब्लिकल एल्यूजन है क्योंकि शायर एक क्रिश्चियन है तो वो बाइबल से ये वाक़या कोट कर रहा है। दूसरा जो एल्यूजन है वो कन्वर्जन ऑफ जूस की तरफ है। ईसाइयों के मुताबिक आखिरी वक्तों में तमाम जूस ईसाइयत कबूल करेंगे, यानी कि जूस से मुराद यहूदी, तमाम यहूदी ईसाइयत कबूल करेंगे और ये क़यामत के नज़दीक होगा। शायर कहता है कि वो हज़रत नूह के तूफ़ान से पहले से उस औरत से मोहब्बत करना शुरू करेगा, यानी कि ये तब होगा जब उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त होगा, एक लामहदूद वक्त होगा तब। और ये हज़रत नूह का वाक़या इसलिए यहाँ पे उसने उसका रेफरेंस दिया है क्योंकि ये हज़ारों साल पहले हुआ है, यानी हज़ारों साल पहले से उसे मोहब्बत करना शुरू करेगा शायर। और आगे शायर कहता है कि अगर उस औरत को इस इनकार से खुशी मिलती है तो वो यहूदियों के ईसाइयत कबूल करने तक इनकार करती रह सकती है, उसे कोई इतराज़ नहीं है। यह सिर्फ उस सूरत में है अगर उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त हो, ना हो तो ऐसा नहीं है। My vegetable love should grow vaster than empires and more slow. यहाँ पर वेजिटेबल लव से मुराद नेचुरल लव है। शायर कहता है कि उनका नेचुरल लव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और एक सल्तनत से भी वसी होगा, एक एम्पायर से भी वसी होगा। An 100 years should go to praise thine eyes, and on thy forehead gaze, 200 years to adore each breast, but 30,000 to the rest. अब शायर उस औरत के हुस्न के बारे में बात कर रहा है बहुत ज़्यादा एग्जाजरेशन के साथ।
वो कहता है कि उस औरत की आंखों की तारीफ करने के लिए तो 100 साल चाहिए, और दोनों छातियों की तारीफ करने के लिए, दोनों ब्रेस्ट की तारीफ करने के लिए 200 साल लगेंगे, मगर बाकी जिस्म की तारीफ करने में 30,000 साल लगेंगे। यानी उस औरत के जिस्म का हर हिस्सा इंतहाई खूबसूरत है। An age at least to every part, and the last age should show your heart. हर हिस्से की तारीफ के लिए कम अज कम एक अहद दरकार है, और आखिरी अहद में उस औरत के दिल का जिक्र होगा। For lady, you deserve this state, nor would I love at lover rate. क्योंकि औरत, तुम इसके काबिल हो, मैं इससे कम मोहब्बत तुम्हें नहीं कर सकता। शायर कहता है कि जितनी एग्जाजरेशन उसने की है, वो औरत उतनी एग्जाजरेशन डिजर्व करती है। But at my beck I always hear time's winged chariot hurrying near. मगर मुझे हमेशा वक्त की पर लगी हुई रथ की आवाज सुनाई देती है, जो तेजी से नजदीक आ रही है। मतलब यह है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। चैरियट एक तांगा की तरह की गाड़ी है, जिस तरह आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। And yonder all before us lie deserts of vast eternity. और हमारे सामने हमेशगी का वसी सहरा मौजूद है। शायर कहता है कि उनके सामने यानी आगे फ्यूचर में एक ना ख़त्म होने वाला वक्त है। वक्त को शायर ने एक सहरा कहा है, एक डेजर्ट कहा है, जहाँ पर कोई ज़्यादा हलचल या ज़िंदगी नहीं होती है। यानी वक्त तो उनके पास बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन उस वक्त को एंजॉय करने के लिए, चेरिश करने के लिए वो मौजूद नहीं होंगे, वो मर जाएंगे, तो उस वक्त का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound my echoing song, then worms shall try that long preserved virginity. तुम्हारी खूबसूरती ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी, और न ही तुम्हारे कब्र में मेरी इस नगमे की आवाज़ आएगी। मार्बल वर्ल्ड से यहाँ पर शायर कब्र को मुराद ले रहा है। और फिर तुम्हारी लंबे अरसे तक महफूज रखे हुए वर्जिनिटी यानी कंवारियत को कीड़े मकोड़े ख़त्म करेंगे। यहाँ फिर वक्त की किल्लत का जिक्र है। शायर उस औरत से अपने साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करने के लिए कहता है, और कहता है कि ना तो उसकी ये खूबसूरती हमेशा बाकी रहेगी, और ना ही ये वर्जिनिटी जिसे उसने बहुत संभाल के रखा हुआ है वो बाकी रहेगी। And your quaint honor turned to dust, and into ashes all my lust. और तुम्हारा नाजुक शर्फ खाक में मिल जाएगा, और मेरी हवस भी राख बन जाएगी। मतलब यह है कि ज़्यादा देर हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और उन्हें कोई खुशी नसीब नहीं होगी। आगे कहता है कि The grave's a fine and private place, but none, I think, do their embrace. कब्र एक उम्दा और खुफिया या ज़ाती जगह है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ जाकर किसी ने अपनी माशूका से इश्क लड़ाया होगा। शायर कहता है कि कब्र अच्छी और प्राइवेट तो है, मगर उसका क्या फ़ायदा, उधर पहुंचकर लव मेकिंग तो नहीं कर सकते। Now therefore while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, इसलिए अब जबकि तुम्हारे चेहरे पर जवानी का रंग सुबह के शबनम की तरह मौजूद है, यानी अब भी वक्त है, क्योंकि वो औरत जवान और हसीन है। And while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, और जब तुम्हारी मुतमन्नी रूह हर सुराख से लम्हाती आग के साथ गुजरती है, यानी अब जबकि तुम मुकम्मल तैयार हो, रेडी हो, पकी हुई हो, यानी कि मुकम्मल जवान हो, तब हमें एक सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। Now let us sport us while we may, and now like amorous birds of prey, rather at once our time devour than languish in his slow-shaped power. स्पोर्ट का लफ्ज़ सेक्स के लिए इस्तेमाल हुआ करता था पुराने ज़माने में, और यहाँ पर इसी सेंस में इस्तेमाल है, सेक्स के सेंस में। लैंग्विश का मतलब है कमज़ोर होना। चलो अब हम एक होते हैं और जो करना है वो कर गुजरते हैं। जब हम में अब भी सकत बाकी है या ताकत बाकी है, और आशिक मिजाज शिकारी परिंदों की तरह
हमें वक्त को खा जाना होगा इससे पहले कि वक्त अपनी सुस्त जबड़ों की ताकत से हमें कमज़ोर कर दे। शायर कहता है कि अब भी उनके पास वक्त है कि वो एक रिलेशनशिप कायम कर लें, क्योंकि अब भी उनमें स्ट्रेंथ बाकी है। यहाँ पर एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे का इस्तेमाल इसलिए किया है। बर्ड्स ऑफ प्रे आप जानते हैं, जो शिकारी परिंदे होते हैं, वो जब भी अपने शिकार को देखते हैं तो बिना कोई लम्हा ज़ाय किए उस पर झपट पड़ते हैं। इसीलिए शायर कहता है कि उन्हें भी कोई लम्हा ज़ाय किए बिना एक दूसरे की तरफ बढ़ना होगा। स्लो चेप पावर से मुराद वक्त के सुस्त जबड़ों की ताकत है, यानी वक्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और उसे खा रहा है, यानी कि उसे कमज़ोर कर रहा है। अब उसका बुढ़ापा आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो मर जाएगा। तो इससे पहले उसे चाहिए, या उन दोनों को चाहिए, वो उस औरत से कहता है कि एक रिलेशनशिप कायम कर लिया जाए। Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball and tear our pleasures with rough strife through the iron gates of life. इसलिए चलो हम अपनी तमाम कुव्वत और तमाम मिठास को एक गेंद में जमा करते हैं और अपने लज्जतों को नाहमवार नजाज से टुकड़े टुकड़े करते हैं और ज़िंदगी की लोहे के दरवाजे से गुजर जाते हैं। मतलब यह है कि शायर उस औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना चाहता है, यानी कि एक बाल में एक होने से मुराद यानी वो दोनों एक होना चाहते हैं। यहाँ पर आयरन गेट से गुजरने का मतलब यह है कि वो हद जो मौजूद है उस हद को पार करते हैं। शायर उस हद को पार करके उस औरत के पास जाना चाहता है या उसको अपने पास बुलाना चाहता है। Thus, though we cannot make our son stand still, yet we will make him run. यहाँ पर टाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि टाइम के लिए सन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि पुराने वक्तों में सूरज को देखकर ही टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था, तो इसलिए शायर ने यहाँ पर सन को इस्तेमाल किया है टाइम के लिए। शायर कहता है कि गर्ची हम अपने सूरज को नहीं रोक सकते, यानी कि अपने वक्त को नहीं रोक सकते, मगर उसे दौड़ा सकते हैं। यानी वक्त को रोकना तो उनकी बस में नहीं है, मगर एक होकर वो उस सुस्त रफ्तार और मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं, और एक बार इस मुश्किल वक्त से निकलकर एक हो जाएंगे वो दोनों, तो उनको वक्त के गुजरने का एहसास भी नहीं होगा। वो वक्त को दौड़ा सकते हैं, इससे मुराद ये है कि वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाएगा। तो यहीं पर यह नज़्म ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नज़्म समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।